ओके व्यूवर्स, तो आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो देख लेते हैं किस तरीके से इसको हमने समझ लेते हैं, और इसको हमने कॉपी में किस तरीके से करना है। पेपर में इस तरह स्टेटमेंट आएगी और इन्वर्टेड कॉमास में आपने कॉपी के सेंटर में करके इसको पेज के सेंटर में लिखना है। तो इसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास अगर मौजूद है वो अपनी हालत को बरकरार रखेगा। अगर वो रुकी हुई हालत में है, रेस्ट पोजीशन पर है, रुका हुआ है, तो वो वैसा ही मौजूद रहेगा ऑब्जेक्ट। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है, मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, पेंडुलम हो गया लेट सपोज, इन अ स्ट्रेट लाइन, या वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है चीज़, ए स्ट्रेट लाइन, अनलेस इट इज एक्टेड upon by an external force which changes its state of rest or of uniform motion। वो उस वक्त तक दोनों काम होते रहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पोजीशन पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर कर उसको मूव ना करवा दें। या कोई ऑब्जेक्ट आपके पास कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, लेट सपोज के पेंडुलम है, मूव कर रहा है, तो वो उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर कर उसको रोक ना लें। तो बस सिंपल सा छोटा सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो रुका रहेगा, और अगर वो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर कर उसको स्टॉप ना कर दे या उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दे। और इसकी एग्जांपल ये हो गया जस्ट लाइक अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। कोई बुक हमारे पास टेबल पर मौजूद है। सो क्लास, अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट है, इसको हम रीड करते हैं। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है उसकी अपनी जिस डायरेक्शन में वो मौजूद होता है उसमें। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जो एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुई होती है वो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड फोर्स के। यानी जितनी आपने फोर्स अप्लाई की है उतनी ही एक्सेलरेशन उसमें इंक्रीज हुई है ऑब्जेक्ट में। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के मास के। यानी जितना आपने एक्सेलरेशन जितनी बढ़ी है उतना ही उसमें क्या हुआ है, मास जो है वो कम हुआ है, घट गया है। तो इसको अब हम आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। तो आप इसको सिंपल इस तरह भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एफ़ को हमने जो है फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट किया है, मास को जो है वो हमने एम से लिया है स्मॉल, और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से लिया है। तो इसको वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, और ऐसे भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। नाउ अब इसकी हम जो है वो ड्राइव फॉर्म की तरफ आते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये जो आपके पास साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। 1/m है, इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया, ए जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक ही मर्तबा आ जाएगा, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन मास। तो एफ जो है वो 1/m से मल्टीप्लाई होकर यानी F/m आ गया। नाउ जब भी आपके पास किसी भी फिज़िक्स के फॉर्मूला में आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब आप चेंज करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब भी आप हटाएंगे तो इक्वल का साइन होगा और उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आपके पास अपेयर हुआ है वो k है, a इक्वल्स टू k इंटू F/m। और अब हमने इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, तो यूनिट के लिए हमने k की वैल्यू को 1 रखा है, और k की जो वैल्यू हमने 1 रखी तो a इक्वल्स टू 1 इंटू F/m, 1 मल्टीप्लाई होकर a इक्वल्स टू F/m रहा। m यहाँ डिवाइड में है, a से आके मल्टीप्लाई हुआ, f इक्वल्स टू ma, और करके मैंने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, f इक्वल्स टू ma। तो ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हो गया जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत मरतबा यूज़ हुआ है।
नाउ अब इसका हमने यूनिट फाइंड आउट करना है, एसआई यूनिट। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। तो फोर्स आपके पास इक्वल है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपको यूनिट मालूम है केजी होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसकी एक और फॉर्म आप, ये चीज़ हमारे पास बराबर होती है न्यूटन के। तो आप फोर्स का जब भी रिजल्ट आएगा, यानी सपोज F इक्वल्स टू 5, तो उसके साथ यूनिट जो लगेगा वो न्यूटन होगा, F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो उसको आप कैपिटल N से भी इसका रिप्रेजेंट करवा सकते हैं यूनिट। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हो गया। जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें एक बात ये बतानी थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ओके व्यूअर्स, तो अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, वन लाइन स्टेटमेंट है इसकी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको समझना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कोई भी अगर आपके पास एक्शन होगा तो उसका आपके पास रिएक्शन होगा उसी तरीके का और अपोजिट। तो इसकी सिंपल एग्जांपल ये भी है, अगर आप किसी बॉल को वॉल के ऊपर हिट करते हैं, दीवार पर ज़ोर से आप उसको हिट करते हैं, तो वो रिवर्स आती है, बाउंस बैक करती है एज इट इज़, जिस आपने स्पीड के साथ उसको हिट किया था उसी स्पीड से वो आपके पास रिवर्स होती है। तो सिंपल ये आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जो भी एक्शन होगा उसका आपके पास रिएक्शन ज़रूर होगा। तो एक इसमें एक्शन फोर्स होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है। जो स्टार्टिंग फोर्स है जिससे वो स्टार्ट ले रही है ऑब्जेक्ट या चीज़ जो भी है, तो वो स्टार्टिंग फोर्स को हम बोलते हैं एक्शन फोर्स, और जो रिवर्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स, रिवर्स फोर्स आ रही है, उसे हम रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।